लेकिन जो सरकार ने अभिभाषण को पढ़ने को दिया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए था जो किया गया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए कहा कि हमने आयुष्मान भारत बीमा योजना, महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा गया और लागू की है, और वाहवाही लूटने का पूरा यत्न हो रहा है कि हम सब लोगों का इलाज फ्री कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, लगभग 2 साल पहले भामाशाह योजना बंद कर दी गई और आयुष्मान भारत बीमा योजना लागू नहीं की गई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 2 साल तक गरीब लोग बिना इलाज के तड़पते रहे। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, इलाज के अभाव में मर गए। इनका दोषी कौन होगा? जो हजारों लोग मर गए बिना इलाज के, जो तड़पते रहे, उनका दोषी कौन है? मैं आरोप लगाता हूं सरकार के ऊपर कि हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा रहा हूं कि जितने लोग तड़प तड़प के मरे इलाज के अभाव में, उनके हत्या का दोषी ये सरकार है। माननीय सभापति महोदय, ये कहा गया इस अभिभाषण में कि हम इसके ऊपर 1749 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसमें से 1372 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार का है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो भारत सरकार का राज्य सरकार का जो अनुपात है 40 वो 3 और 2 का रहता है, यानी 60% और 40%। तो फिर ये अमाउंट लाए कहां से? क्यों असत्य बात कहलाई गई माननीय राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से? इतनी गलत बात। आप पीछे मुड़कर देखेंगे सभापति महोदय तो लिखा हुआ है, या तो इस सदन में आओ, तो आते हो तो सच बोलो, सच नहीं बोलते हो तो पाप के भागीदार हो। इसका मतलब ये सरकार हत्या करने की पाप की भागीदारी है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, इन्होंने कहा कानून व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, पूरी तरह से कंट्रोल में है, और हम कानून व्यवस्था में विघ्न डालता है, बिगाड़ता है तो हम उसमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपको पता है ये राजस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के खून से रंगी हुई है। इतनी हत्याएं उनकी इनके राज में हुई है, अत्याचारों की पराकाष्ठा है। और उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं मैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं और अपराध हुए हिंदुस्तान में, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं है, पूरे देश में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करने के मामले में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी अनुसूचित माता और बहनों की इज्जत इस राजस्थान की धरती पर कांग्रेस नहीं करती है, उनके साथ न्याय नहीं करती है, उनको सुरक्षा नहीं देती है, और उसके कारण से छोटी छोटी बच्चियां, अबोध बच्चियां, महिलाएं और बलात्कारियों की शिकार हो रही है, और सरकार बैठे बैठे हंस रही है, देख रही है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। कई बार उसको अदालत में जाकर के रिपोर्ट, अदालत से आदेश लाना पड़ता है, कई बार मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है, कई बार कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, तब जाकर के उनकी एफआईआर दर्ज होती है। दलितों का अपहरण के मामले में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूं या क्या कहूं, क्योंकि वही कहते रहते हैं जब मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूं तो मेरा अधिकार बनता है कि मुझे विपक्ष भी और बधाई दे। मैं बधाई तो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का अपहरण हुआ, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती जा रही है। महिलाओं का अत्याचार और बलात्कार में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त करता है। राजस्थान में हर 85 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है।
85 मिनट में, हर 85 मिनट में महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। 2019 की मैं चर्चा करूं तो 5,997 बलात्कार की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं माताओं और बहनों के साथ हुई है, लेकिन ये सरकार रोक नहीं लगा पाई है। कई सारे बलात्कारियों को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। माननीय सभापति महोदय, बलात्कार के मामले में राजस्थान की राजधानी पूरे देश में नंबर 1 पर है, पूरे देश में नंबर 1 पर है। यहां लगभग 507 बलात्कार की घटनाएं हुई है। अकेले राजस्थान में कि 12 जिलों में देश में जितनी बलात्कारी घटनाएं होती है, उतनी घटनाएं जयपुर, भरतपुर, अजमेर, गंगानगर, अलवर और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला जोधपुर, बीकानेर और बांसवाड़ा में हुई है। पूरे देश में जितनी घटनाएं होती है ना, उतनी घटनाएं यहां हो रही है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर मैंने अत्याचार की पराकाष्ठा की चर्चा की है। माननीय सभापति महोदय, अत्याचार के साथ साथ ये चाहती सरकार कि अनुसूचित जाति के लोग डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, ऊंची पढ़ाई ना करें, आगे ना बढ़े, इसलिए उन पर रोक लगाने का पूरा यत्न करती है। और इसीलिए जब पिछली बार माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप ही मुख्यमंत्री थे, तब मुझे याद आता है कि जब समाज कल्याण मंत्री था, उससे पहले माननीय भैरव सिंह जी शेखावत सरकार के समय, तब हमने एक योजना चालू की थी। योजना ये थी कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और उच्च संस्थान में कोचिंग लेना चाहते हैं, उस कोचिंग का पैसा समाज कल्याण विभाग यानी राजस्थान की सरकार के खजाने से भरेगा। और उसके कारण से राजस्थान में हजारों अनुसूचित जाति जनजाति के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने, अच्छी पढ़ाई कर पाए, आगे बढ़े। लेकिन ये अनुसूचित जाति जनजाति की दुश्मन सरकार ने उस समय इस योजना को बंद कर दिया और इसके कारण से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि कोरोना काल का नाम लेकर के जिन लोगों ने हायर एजुकेशन में परीक्षा नहीं दिए, बिना परीक्षा के पास किए हैं, उन लोगों की छात्रवृत्ति रोकने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है तुमने परीक्षा तो दी नहीं है, इसलिए हम तुमको छात्रवृत्ति नहीं देंगे। ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। छात्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय करने की इनकी नीयत दिखाई दे रही है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ तो ये अन्याय और भी करते हैं। मैंने यहां विधानसभा में मामला उठाया कि राष्ट्रीय संघ के माननीय संघ चालक दीपक जी शाह के ऊपर जो राममंडी के हैं कातिलाना हमला हुआ, तो शाम को ही सरकार ने झेप मिटाने के लिए क्या किया, मदन दिलावर के खिलाफ महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया। महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरा नाम मदन दिलावर है, मैं डरता नहीं हूं। पहली बार पता चला। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है और मैं कहता हूं मुझे गिरफ्तार करें, मैं स्वागत करूंगा उनका। पर ये झेप मिटाने के लिए, ऐसी झेप मिटाने के लिए लोग गोलियां चलाएं, लोगों को मारें, एक कातिलाना हमला कराएं और धारीवाल जी के गाड़ी में वह हमला करने वाले लोग घूमते रहें और फिर उस बात की बात कहें, हम कहें तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। आरोप लगाना असत्य बात है। माननीय सदस्य, हाँ, मैं धारीवाल जी का नाम वापस लेता हूँ। शब्द भी है क्या आपकी डिक्शनरी में? कुछ अच्छे शब्द भी हैं क्या आपकी डिक्शनरी में? हाँ, मैं धारीवाल जी का नाम वापस बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, होगा अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर कब्जे हैं, अनेक कब्जे हैं, बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन ये कब्जे ना हो। बात रखो। हाँ, ठीक साहब, ये तो कब्जे ना हो, आपको ये कब्जे ना हो, उनको लूटे नहीं,
गरीब के साथ अन्याय नहीं हो। इसलिए आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी एक योजना लाए हैं, स्वामित्व योजना। ये आपका उत्साह बढ़ा के गाड़ी को पटरी से नीचे उतारना चाहते हैं। आप अपना सहमत बोले हो। स्वामित्व योजना लाए हैं, यूं कर रहे हैं, उससे आप ड्रेल हो रहे हो। स्वामित्व योजना लाए हैं, ट्रैक पे चलो। स्वामित्व योजना में एक कार्ड दिया जाएगा, उसकी सारी संपत्ति की एंट्री होगी, वो वैधानिक दस्तावेज हो जाएगा, तो फिर कोई भी कब्जादारी कब्जा नहीं कर पाएगा। और इसने कब्जा भी कर रखा होगा तो जिसका नाम उसमें दर्ज होगा वही उसका मालिक होगा। अब जे हजारों लोगों ने जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, चाहे मैं हूं या आप हो, सबको वंचित होना पड़ेगा। यह है योजना गरीब के कल्याण की। लेकिन कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। अनेक लोगों ने कब्जा करके और लोगों के साथ अन्याय किया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इस भाषण में गोमाता के संवर्धन की बात भी की। गोमाता के संवर्धन के लिए राजस्थान की जनता से टैक्स भी लिया गया। शराब पर टैक्स लिया, स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स लिया, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लिया। क्या गोमाता का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है? नहीं हो रहा है। बल्कि उस पैसे को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ बिल पास करा लिया गया कि उस पैसे को अन्यत्र भी खर्च कर सकते हैं। कहाँ करेंगे खर्च? इसका मतलब ये हुआ कि गौमाता का संरक्षण जो टारगेट होगा इनका करने का पूरा हो गया होगा, पैसा ज़्यादा पड़ रहा होगा, इसे उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो गाय को काटने वाले लोग थे ना, शायद वो बेरोजगार हो गए होंगे। जो गोकशी करने वाले थे, तस्करी करने वाले लोग थे, वो बेरोजगार हो गए होंगे। इसलिए उनको रोजगार देने के लिए राजस्थान सरकार ने बिल पास करवाया ताकि ऐसे गो तस्करी करने वालों को, गाय को काटने वालों को रोजगार मिल सके। रोजगार देने का भी एक उपाय इन्होंने ढूंढा है कि गोमाता को कटवाओ और रोजगार दिलाओ। नंदीशाला खोल रहे थे ना, कहाँ है नंदीशाला? कहाँ चली गई? हद हो गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अब ला रहे शराब नीति लाए, कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बार ये तो एनालिसिस कर लो कि शराब से आम जनता को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जितनी दुर्घटनाएं हो रही है ना, उसमें से 50% से ज्यादा दारू पीने से हो रही है। अब वो सड़क दुर्घटनाएं होती है, दूसरी दुर्घटनाएं होती हैं। सारी दुर्घटनाओं में जितना कोर्ट का समय जाया होता है, जितना डॉक्टर्स लगते हैं, जितनी पुलिस लगती है, जितना प्रशासन लगता है, और जितने लोग मरते हुए उनका मूल्यांकन किया जाए, जितने लोग अपाहिज होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाए, तो क्या ये लाभ का सौदा है? क्या लाभ का सौदा नहीं है? तो फिर हजारों लोगों को क्यों मरवा रहे हो? शराब पी करके गाड़ियां चलाते हैं, लोग मर रहे हैं, फिर भी हम इससे राजस्थान का विकास करेंगे, इसलिए दारू तो बेचते ही रहेंगे और अब नीलामी और करेंगे, नीलामी करेंगे। कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, कई घर उजड़ गए, शराब पी करके बेटे ने बाप की हत्या कर दी है, शराब पी करके पति ने पति की हत्या कर दी है, शराब पी करके बाप ने बेटे मार दिए हैं। क्या इस सरकार को दिखाई नहीं देता कि सरकार की इसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों की जाने जा रही है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, सरकार के इस शराब के कारण से कई परिवार टूट गए हैं, कई तलाक हो गए हैं, कई घर टूट गए हैं, कई घर उजड़ गए हैं। मैं आगे निवेदन करूं तो ये सरकार है ना, अपने आप को किसानों की हितैषी करती, और किसानों की हितैषी करती से ट्रैक्टर लेकर के वो दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं, और दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं, डर लगता है रास्ते से भाग जाते हैं, और हम किसानों के हितैषी हैं। ये सरकार किसानों की हितैषी है, जिसने कहा था 5 साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे और उनको लूट रहे हैं। ये सरकार किसानों की हितैषी है, जिन्होंने जीएसएस से लोन लेने वाले यदि दुर्घटना में स्वर्गवासी हो जाते थे तो 10 लाख का बीमा मिलता था, वो बंद कर दिया है। इन्होंने कहा था कि हम 10 तक गिनती नहीं बोलोगे वहां तक सारा कर्जा किसानों को माफ कर देंगे। ये किसानों की हितैषी है। ये रात में बिजली देकर के किसानों को मारने वाली सरकार, इस बार कम से कम 50 लोग मर गए सर्दी में ठिठुर करके, और ये टारगेट बना रहे हैं
23 सन 2023 तक हम सबको बिजली दिन में दे देंगे, रात को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा? इनको आशा है क्या कि 2023 के बाद ही आएंगे? ये आएंगे ही नहीं माननीय सभापति महोदय। ये मुंगेरी लाल के सपने क्यों देख रहे हैं? इनको मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए। ये किसानों की दुश्मन सरकार है, और ये दुश्मन सरकार इसलिए कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी जो कृषि सुधार कानून लाए हैं उनका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कि किसान के चेहरे पर मुस्कान क्यों आनी चाहिए? किसान का बेटा अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ना चाहिए? किसान का बेटा अच्छी गाड़ी में क्यों बैठना चाहिए? अच्छी शिक्षा क्यों लेना चाहिए? वो तो केवल इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें, इसलिए उनको जो भला करना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको रोकने का षड्यंत्र इस कांग्रेस सरकार का हो रहा है। इसलिए कांग्रेस सरकार किसानों की दुश्मन है। इनके काका जी का क्या जाता है? वो यही तो कह रहे हैं ना, मंडियों में भी माल बेच सकते हो, बाहर भी बेच सकते हो, पेन धारक व्यापारी हो सकता है, और जब पेन कार्ड धारक व्यापारी हो जाएगी तो व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी और किसान वही रहेंगे तो माल उचित दाम पर बिकने की संभावना है। मंडी में नहीं बेचेगा और बाहर बेचेगा तो टैक्स लगेगा। अभी राजस्थान में लगभग 122 रुपया, 2000 रुपये पर 122 रुपया लगता है। एक बोरी गेहूं बेचो तो 122 रुपया उसकी जेब से रख लिया जाता है। यानी उस किसान को 122 रुपया बोरी बचता है, तो उनको पीड़ा हो रही है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, बिजली दुर्घटना इनके ध्यान में नहीं आती। लगातार तार लटक रहे हैं बिजली के, खंभे झूल रहे हैं, ट्रैक्टर खेत में से निकलता तो छू जाता है, किसान मर जाता है। अभी एक बस रास्ता बदल के जा रही थी, उसमें लोग मर गए। बच्चे कह रहे हैं हमारे माँ बाप को बचाओ, जल रहे हैं। गरीबों के घरों से के ऊपर से तार निकल रहे हैं, तो सरकार कहती पैसा लाओ, और उतना पैसा होता है जितना उस सरकार का, उस किसान का या उपभोक्ता घर बिक जाए तब तक पैसा नहीं आया। यानी लोग इंतजार कर रहे हैं मर जाए, या तो पैसा दे हमको या मरे, नहीं तो बिजली के तार नहीं हटाएंगे। बिजली के तार क्यों नहीं हटा सकते? क्या दिक्कत है? क्या लोगों के मारोगे क्या? माननीय सभापति महोदय, बिजली की घटनाएं बहुत हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये भारत सरकार की योजना है, लेकिन लूटपाट राजस्थान सरकार के लोग कैसे कर रहे हैं? मेरे ही बोराबास में जिन लोगों का प्रधानमंत्री आवास में था, काट छाट करके दूसरे लोगों को दे दिया, और जिनका नाम है घूम रहे हैं हमारा मकान कहाँ है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कांग्रेस के लोग गरीबों को लूट करके अपने घर भर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अरे और को लूटो, कुछ को लूटो, लेकिन अबोध बच्चों को तो छोड़ दो। अबोध बच्चों को छोड़ दो, उनको आंगनवाड़ी केंद्र में, स्कूल में दूध पिलाने की जो योजना थी, वो दूध बंद कर दिया। बच्चों का दूध बंद कर दिया। समाप्त करें। बच्चों को मारना चाहते हो? इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है माननीय सभापति महोदय, कि बच्चों को अभी ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अभी क्या था माननीय सभापति महोदय, पवन जी बंसल का मैंने बयान पढ़ा था। पवन जी बंसल ने कहा कि मेरे पास भगवान राम के मंदिर के लिए चंदा लेने आए थे लोग, मैंने नहीं दिया। अरे हम किसी हरामी का पैसा लेते ही नहीं दिया। अच्छा हुआ। हाँ, किसी भी हरामी का पैसा भगवान राम के मंदिर के निर्माण में नहीं लगना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये कांग्रेस है ना, वो है कैसी कांग्रेस है? सुप्रीम कोर्ट में जाती है, माननीय सदस्य, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है शांत रहे, और कहते हैं भगवान राम इस देश की धरती पर पैदा नहीं हुए, इस देश में है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? रामायण जी में लिखा हुआ है, अपने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे रोम रोम में है। हमने पढ़ा इस देश की माटी के कण कण में भगवान है। इस देश की माटी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारे मठ मंदिरों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारी सब जनता का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? हमारा अपमान हुआ कि नहीं हुआ? उस गांधी जी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ जिन्होंने कहा था हे राम? गांधी जी का अपमान भी लोग करना चाह रहे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, समाप्ति कर रहा हूं मैं। ये वो कांग्रेस को समाप्त कर रहा हूं। ये वो पार्टी है, आपको पता है 7 नवंबर 1966 को गौ माता की हत्या पर पाबंदी के लिए देश के
लाखों संत और गौ भक्त दिल्ली में गए थे, ये मांग करने के लिए गए थे कि गौ हत्या पर पाबंदी हो, समाप्त करें। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। सैकड़ों कम से कम 400 संतों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये संतों की हत्यारी सरकार है, समाप्त करें, समाप्त करें। संतों की हत्यारी सरकार है माननीय सभापति महोदय, श्री अमीन खान। संतों की हत्या सरकार है। और 3000 सिखों की हत्या 1984 में, 3000 सिखों की हत्या 1984 में इस कांग्रेस सरकार ने कर दी है। और जिसने कहा था पेड़ की साथ कर रहा था, उसका बेटा आज इधर घूमता फिर रहा है। सहयोग करें, सहयोग माननीय करें। सभापति महोदय मैं सहयोग कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, हम भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए सबसे निवेदन कर रहे हैं, जिसकी भी आस्था उसमें सहयोग करे, लेकिन कोई हरामी इसमें पैसा न दे। जैसे पवन जी बंसल ने कहा ना कि मैं इससे पैसा नहीं देता हूँ, हम ये भी कह रहे हैं भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए किसी भी हराम का पैसा, बिराजिए, बिराजिए। श्री अमीन खान। सभापति महोदय, तारीख 10 फरवरी 2021 के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपा कर इस सदन में पधार कर